हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। बायोलॉजी 2024-25 डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी में आपका स्वागत है। जुड़ते हैं आज की बेहतरीन ऑनलाइन क्लास के साथ में और प्रत्येक क्वेश्चन का बच्चा आंसर देने का प्रयास करना है ताकि आपकी प्रिपरेशन और अधिक अच्छी हो जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, वायुकोश की भित्ति किसकी बनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और साथ में ये बताया गया है कि ये कौन सी क्लास से उठाया हुआ क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक 11th क्लास का ये क्वेश्चन है। वायुकोश की भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है। सरल सल्की उपकला की बनी होती है, सरल घनाकार उपकला की बनी होती है, कूट स्त्रित उपकला की बनी होती है, सरल स्तंभाकार उपकला की बनी होती है। स्टूडेंट्स, 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसके अंदर सही ऑप्शन क्या होगा, कहाँ तक आप जाएंगे, उसका चयन आपको करना है। बिल्कुल आंसर देने का प्रयास करना है। बोर्ड नॉन बोर्ड के साथ साथ में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में यदि आप भाग ले रहे हैं तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बिल्कुल बायोलॉजी के कंप्लीट डाटा जो है वो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो देर किस बात की, जुड़े चैनल के साथ में क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बिल्कुल, तो आप पहुंच गए होंगे करेक्ट आंसर के पास में। स्टूडेंट्स, वायुकोश की जो भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सरल सल्की उपकला की बनी होती है। 1 नंबर ऑप्शन अपना इसके अंदर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कितने बच्चों का पहला क्वेश्चन करेक्ट हुआ ये आपको कमेंट में जरूर बताना है, साथ साथ में आपको आंसर देने का यथासंभव प्रयास ही करना है। चलो जुड़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन के साथ में। सामान्य अवस्था में 100 ml रक्त मुक्त करता है। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एक बार फिर से 11th एनसीईआरटी का आपके सामने दिख रहा है कि सामान्य अवस्था के अंदर 100 ml जो रक्त है वो मुक्त करता है। किसको मुक्त करता है, 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को, 4 ml या 10 मिली कार्बन डाइऑक्साइड को, 1.34 मिली कार्बन डाइऑक्साइड को, 30 मिली कार्बन डाइऑक्साइड को। 4 ऑप्शन आपको सेकंड क्वेश्चन के अंदर दिख रहे हैं। सही ऑप्शन आप क्या करने वाले हैं, करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन के अंदर 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। यानी 4 ml जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 100 ml रक्त से क्या होती है, मुक्त होती है। अब क्वेश्चन आपके लिए कि 100 ml रक्त जो है वो कितनी ऑक्सीजन का परिवहन करता है ये आपको कमेंट में बताना है। बिल्कुल 100 ml रक्त के द्वारा कितनी ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है ये आपको कमेंट में बताना है। चलो जुड़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के साथ में। और तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कितनी प्रतिशत CO2 रक्त में बाइकार्बोनेट के रूप में बहती है। बिल्कुल ये भी एनसीईआरटी 11th क्लास का क्वेश्चन है। आपको ये बताना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रक्त में बाइकार्बोनेट के रूप में जो परिवहन होता है वो कितना प्रतिशत किया जाता है। देखो एक तो आरबीसी के द्वारा और एक प्लाज्मा के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड का एक दे रखा बाइकार्बोनेट के रूप में। चलो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। और यदि आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ा है, आपको आंसर आ रहा तो जरूर कमेंट में दीजिएगा। देखो आरबीसी जो होती है वो क्या काम करती है, 20 से 25% CO2 का परिवहन करती है। प्लाज्मा 7% CO2 का परिवहन करता है। और बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत प्रवाहित होती है, 70%। तो यहाँ पर इस 3 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, बाह्य श्वसन का अर्थ है गैसीय विनिमय होना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक बार फिर से देखो क्या कह रहा है, बाह्य श्वसन का क्या अर्थ है, गैसीय विनिमय कहाँ होगा। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है निःश्वसित वायु तथा रक्त के बीच में, रक्त तथा उत्तक द्रव्य के बीच में, कुपिकीय वायु तथा रक्त के बीच में, वायुमंडलीय वायु तथा फेफड़ों के बीच में। आपको यह बताना कि बाह्य श्वसन कहाँ पर होता है या बाह्य श्वसन किसको कह सकते हो आप। जब गैसों का विनिमय किन किन के बीच में हो तब आप ये कह सकते हैं कि ये बाह्य श्वसन हुआ है। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, सोचने के लिए 5 से 10 सेकेंड का आपको समय मिल रहा है। बिल्कुल, तो बच्चों ध्यान रहे, वायुमंडलीय वायु तथा फेफड़ों के बीच में जब गैसों का विनिमय होता है तो उसको किसके नाम से जानते हैं, हमें बाह्य श्वसन के नाम से जानते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन 4 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंतः श्वसन के वक्त डायफ्राम की पेशियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंतः श्वसन के दौरान डायफ्राम की पेशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता या फिर वो कुंडलित हो जाती हैं। 4 ऑप्शन एक बार फिर से आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। आपको बताना है अंतः श्वसन इनहेलेशन के समय डायफ्राम जो है उसकी पेशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। 11th एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये भी
तो याद रखना स्टूडेंट्स के अंदर 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी अंतःश्वसन के वक्त डायफ्राम की पेशियां सिकुड़ जाती हैं, 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी कड़ी में हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 6 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन वियोजन वक्र होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। थ्योरी क्लास को यदि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से ज्वाइन किया है तो आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे पाएंगे। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ में जब वक्र बनाया जाता है, ग्राफ बनाया जाता है, आलेख बनाया जाता है, तो वो कैसा होता है? सिग्मोइड होता है, हाइपरबोलिक होता है, रेखीय होता है, हाइपोबोलिक होता है। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। सही आंसर क्या कर सकते हो आप बताने का प्रयास कीजिए। देखो, एस के आकार का ग्राफ प्राप्त होता है जिसको सिग्मोइड वक्र के नाम से जानते हैं। 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 7 आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। मानव में फेफड़ों का आवरण है 11th NCERT। पेरिटोनियम कहलाता है, पेरिकार्डियम कहलाता है, प्लूरल झिल्ली कहलाता है, ग्लीशन कैप्सूल कहलाता है। 4 ऑप्शन फिर से दिख रहे हैं आपको। बताना है कि मानव में फेफड़ों का जो आवरण है उसे किस नाम से जानते हैं। देखो बच्चों, यदि हिंदी में बात करें तो इसको फुफ्फुस आवरण के नाम से जानते हैं, फुफ्फुसा आवरण के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से जिसको अंग्रेजी में यहाँ पर दे दिया मैंने, तो आपको याद रखना है इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी उसको किसके नाम से जानते हैं? प्लूरल झिल्ली के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। वह संरचना जो श्वसन मार्ग में भोजन के प्रवेश को रोकता है, रोकती है, वह स्ट्रक्चर आपको बतानी है जो क्या कह रहे हैं? श्वसन मार्ग में भोजन के प्रवेश को रोकने का काम करती है। फेरिंग्स होती है, लेरिंग्स होती है, ग्लोटिस होता है या फिर एपिग्लोटिस होता है। 11th NCERT बताओ, ग्रसनी होगा, कंठ होगा, ग्लोटिस होगा, एपिग्लोटिस होगा? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी घाटी ढक्कन जो होता है, एपिग्लोटिस जो होता है, वो ये काम करता है कि श्वसन मार्ग में भोजन के कणों को रोकने का काम करता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। इसी कड़ी में हम आगे जुड़ते हैं। मानव में गैसीय विनिमय कहाँ पर होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी NCERT 11th क्लास है। तो देखो, श्वसन नाल, कुपिका, ब्रोंकस, उक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा? आप कहाँ तक पहुँचेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या करने वाले हैं। तो देखो 9 नंबर प्रश्न के अंदर क्या कह रहा है अगला? मानव में गैसीय विनिमय क्या होता है? जो फर्स्ट साइट जो होती है ना गैसों के एक्सचेंज की, तो वो कौन सा होता है? कुपिका, यानी अपना 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको यानी प्राइमरी साइट कहा जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसों के लिए, गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक जो स्थल होता है वो कौन सा होता है? वायु कुपिका होता है, जिसको वायुकोश भी कहते हैं, एल्वियोली भी कहते हैं। तो 9 नंबर में 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर इसी कड़ी में 10 नंबर क्वेश्चन कहना जाता है, रक्त में हीमोग्लोबिन एवं ऑक्सी हीमोग्लोबिन का अनुपात किस पर आधारित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NCERT 11th क्लास। देखो, हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन के आंशिक दाब, जिसको हम क्या बोलेंगे? PO2 बोलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब PCO2 हो जाएगा। कार्बोनेट तनाव होगा, बाइकार्बोनेट तनाव होगा। बताओ, हीमोग्लोबिन व ऑक्सी हीमोग्लोबिन का अनुपात किसके ऊपर आधारित है? तो करेक्ट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है उसके ऊपर आधारित हो जाएगा। इसी कड़ी में 11 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। आवर्तबीजी पौधों के नर युग्मक इनके विभाजन द्वारा बनते हैं। ये 12th क्लास का क्वेश्चन NCERT कि देखो, नर युग्मक जो हैं वो किसके विभाजन से बनते हैं? कायिक कोशिका के, लघु बीजाणु कोशिका के, जनन कोशिका के, लघु बीजाणु मात्र कोशिका के। दीजिए करेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं? नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होगा? तो ध्यान रखना बच्चों, इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी जनन कोशिका के अंदर विभाजन होने से 2 नर युग्मक का निर्माण होता है और समसूत्री विभाजन होगा। ये भी आपको याद रखना है। कैसा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा जनन कोशिका के अंदर, तब जाकर के 2 नर युग्मक का निर्माण होगा प्राग्नलिका के अंदर। किसके अंदर होगा? प्राग्नलिका के अंदर। इसी कड़ी में हम 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक केलोज की भित्ति द्वारा घिरा रहता है? केलोज भित्ति किसके अंदर पाई जाती है? नर युग्मक अंड कोशिका, परागकण, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 12th NCERT है। दीजिए करेक्ट आंसर 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर।
तो बच्चों यहाँ पर जो परागकण दिया है वो आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया गया है। लघु बीजाणु जो होते हैं वो केलोज की भित्ति के द्वारा ढके होते हैं, तो यहाँ पर लघु बीजाणु ऑप्शन में नहीं है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका दिया हुआ है, तो 4 नंबर ऑप्शन आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। और यदि लघु बीजाणु मिल जाए तो लघु बीजाणु करेंगे, लेकिन परागकण के बारे में हम नहीं करेंगे, क्योंकि केलोज की भित्ति टूटने के बाद में जब लघु बीजाणु गोलाकार आकृति में हो जाते हैं तब उनको जाकर के क्या कह देते हैं, परागकण कह देते हैं। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में 13 नंबर क्वेश्चन कहना चाहता है सामान्यतः परागकण का व्यास कितना होता है। न्यू सिलेबस एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है 15 से 25 माइक्रोन मीटर होता है, 25 से 50 माइक्रोन मीटर माइक्रोमीटर होता है, और 50 से 100 माइक्रोमीटर होता है, और 50 से 70 माइक्रोमीटर होता है। बताइए सामान्यतः परागकण जो होता है उनका व्यास कितना होता है। तो बिल्कुल इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। डेफिनेट समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। द्विबीजपत्री पादपों के परागकण में कितने जनन छिद्र होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। परागकण में कितने जनन छिद्र पाए जाते हैं, और वो भी किसकी बात कर रहा है, अगला डाइकोट प्लांट की बात कर रहा है, द्विबीजपत्री पादपों की बात कर रहे हैं। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 1 होता है, 5 होते हैं, बताओ। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब आपको बताना है कि कमेंट के अंदर कि एक बीजपत्री पादपों के अंदर कितने जनन छिद्र पाए जाते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। यहाँ पर 3 हो जाएंगे, यानी 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। परागकण का अंतःचोल किसका बना होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, पेक्टिन व सेलुलोज का बना होता है, 1 तथा 2 दोनों सही हैं, या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं है। बताइए परागकण का अंतःचोल किसका बना होता है। वेरी सिंपल, वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। बिल्कुल यदि इस प्रकार के क्वेश्चनों के साथ में आप जुड़ेंगे, लगातार इनको हल करने का प्रयास करेंगे, तो डेफिनेटली बायोलॉजी स्मार्ट क्लासेज के अंदर आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इसका डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन, यानी पेक्टोसेलुलोज भी लिखा सकता है, अलग अलग भी लिखा जा सकता है। पेक्टिन व सेलुलोज का बना होता है। बच्चों आपको ये बताना है कि परागकण का बाह्य चोल किसका बना होता है, ये कमेंट में बताना है आपको, ताकि मुझे पता चला कौन कौन स्टूडेंट्स अपनी क्लास के साथ में जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो परागकणों का भंडारण किया जाता है, और भंडारण कब किस पर कर सकते हैं हम। द्रव्य ऑक्सीजन माइनस के 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, द्रव्य नाइट्रोजन माइनस के 196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, द्रव्य ऑक्सीजन माइनस के 196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, द्रव्य नाइट्रोजन माइनस के 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। एनसीईआरटी की लाइन से सीधा उठाया हुआ क्वेश्चन है। देखो परागकणों का भंडारण भी कर सकते हैं हम, स्टोरेज भी कर सकते हैं। बताओ बच्चों इसमें करेक्ट आंसर क्या करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये भी। तो बिल्कुल बच्चों याद रखना है, इसके अंदर द्रव्य नाइट्रोजन की उपस्थिति में माइनस के 196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हम परागकणों का भंडारण कर सकते हैं। तो अपना 2 नंबर ऑप्शन 16 नंबर क्वेश्चन के अंदर करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, और 17 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। धान व गेहूं के परागकणों की जीवन क्षमता, अंकुरण क्षमता होती है 30 मिनट होती है, 1 महीने होती है, 5 महीने होती है, 1 साल होती है। धान व गेहूं के परागकण की जीवन क्षमता कितनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा एनसीईआरटी लाइन से उठाया हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल अपना तैयारी करने का जो फोकस रहेगा एनसीईआरटी 11th और 12th का रहेगा, ताकि हर प्रकार की कंपटीशन को आप क्रैक कर पाएँ। 11th और 12th के साथ में अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बच्चों याद रखना, धान व गेहूं के जो परागकण की जीवन क्षमता बोल दो, या फिर जर्मिनेशन कैपेसिटी बोल दो, अंकुरण क्षमता, वो 30 मिनट होती है बच्चों। 30 दिन मत कर देना, 30 मिनट होती है। 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन के अंदर। मैं इसी कड़ी में आगे बढ़ता हूं, और मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है 18 नंबर क्वेश्चन। परागकोश का स्फुटन किस भाग से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। परागकोश जब परिपक्व हो जाता है तब उसका स्फुटन होता है, और स्फुटन होने से परागकण मुक्त हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। हजारों की संख्या में एक परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं। वो कौन सा भाग है जहाँ पर इसका स्फुटन होता है। स्टोमियम होता है, ओस्ट होता है, 1 व 2 दोनों सही हैं, या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। बिल्कुल 18 नंबर क्वेश्चन के अंदर आप क्या करने वाले हैं बच्चों, इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी उसको स्टोमियम के नाम से भी जानते हैं और ओस्ट कोशिका के नाम से भी जानते हैं। दोनों 1 नंबर ऑप्शन और 2 नंबर ऑप्शन दोनों ही सही हैं। तो आज की इस सीरीज के अंदर आपको मिले 18 क्वेश्चन। बताना है आप कितने ठीक कर पाए, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातें आपको कमेंट में बताना है। क्लास कैसे लगी ये भी ज़रूर बताना है। हाँ बच्चों, क्लास
जो है इसको अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना न भूलें, अंगूठा है दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली धमाकेदार क्लास के लिए, तब तक रिवाइज कीजिए, मस्त रहिए।